नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और इक्टोपैरासिटिसाइड्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, इसमें जो भी ड्रग्स आते हैं उनके तो पहले हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे और साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, उनको भी डिस्कस करते जाएंगे साइमल्टेनियसली। तो देखो, फर्स्ट यहाँ पे है फिनॉल डेरिवेटिव। तो फिनॉल डेरिवेटिव्स में कौन आएंगे? फिनॉल आएगा, क्रिसॉल आएगा, रेसोर्सिनॉल आएगा, हेक्जिल रेसोर्सिनॉल आएगा, क्लोरोजाइलेनॉल आएगा और हेक्साक्लोरोफिन आएगा। तो इसको समझने से पहले हम अल्कोहल को देख लेते हैं। देखो, जो भी अल्कोहल्स होते हैं ना, अल्कोहल्स के सफिक्स में ओएल होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो और अल्कोहल के एग्जाम्पल भी बहुत लोगों को पता होते हैं, जैसे इथेनॉल हो गया, आइसोप्रोपेनॉल हो गया। तो इस तरह से जो भी एंडिंग में ओएल आएगा वो तो अल्कोहल बन जाएंगे। लेकिन इनके बावजूद भी जहाँ ओएल आता है ना, तो उसको तो हम फिनॉल कैटेगरी में सीधा डाल देने का, ठीक है। अगर ध्यान में नहीं रहा तो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो कार्बन, एलिफेटिक कार्बन वाले जो होते हैं वो अल्कोहल होते हैं, और एरोमेटिक जैसे ही बन जाएगा रिंग स्ट्रक्चर, तो वो तो फिनॉल में आ जाएगा। तो इसलिए देखो, इसमें ओएल आएगा तो फिनॉल हो गया, क्रिसॉल में ओएल आ गया तो भी ये फिनॉल डेरिवेटिव हो गया, रिसोर्सिनॉल का ओएल फिनॉल डेरिवेटिव, फिर हेक्जिल रिसोर्सिनॉल का ओएल वो भी फिनॉल डेरिवेटिव, क्लोरोजाइनेनॉल इसमें भी ओएल वो भी फिनॉल डेरिवेटिव, हेक्साक्लोरोफिन देखो ये बदल गया, हेक्साक्लोरोफिन। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। तो ये देखो, ये आखिरी में फिन आ रहा है, तो इस फिन से आपको याद आना चाहिए ये तो फिनॉल में ही है, फिन से फिनॉल में ही जाएगा। इस तरह से इसे याद रख लेना, इस पे थोड़ा फोकस कर लेना, ठीक है, नहीं भूलेगा। फिन को फिनॉल करना है। नेक्स्ट अल्कोहल तो देख लिया, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लो। तो पहले तो आप समझ रहे हो ना हम क्या पढ़ रहे हैं। जो अभी एंटीसेप्टिक्स है ना, ये लिविंग टिश्यू जो भी अपने बॉडी पे हम जो भी एंटीसेप्टिक लगाएंगे तो उसे हम एंटीसेप्टिक कहते हैं, ठीक है। जो भी इन्फेक्शन से बचना है और लिविंग बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो तो उस मेडिसिन को क्या कहा जाता है? एंटीसेप्टिक। और अगर नॉन लिविंग थिंग पे अप्लाई करोगे तो उसे डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है, ठीक है। जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ है उसे हमें डिस्ट्रॉय कर देना है, उसे मार देना है। और नॉन लिविंग पे मारना है तो डिसइंफेक्टेंट, लिविंग पे मारना है तो एंटीसेप्टिक। तो बस यही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे आए थे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ना, इनके पास ऑक्सीजन बहुत होता है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ना, तो ये ऑक्सीजन का यूज़ इस्तेमाल करके वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर देते हैं। आपने कभी सेब को काटा होगा, सफरचंद, ठीक है, या फिर बैगन, ब्रिंजाल को भी काटा होगा तो उसका फट करके ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो लाल या फिर काला गिर जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से वो तो खराब हो जाते हैं ना, तो उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी ऑक्सीडेशन होने से वो मर जाते हैं। तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं यहाँ पे। तो देखो, ये पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, बेंजोइल परऑक्साइड हो गया। तो ये जो ऑक्साइड है ना, इनमें जो भी ऑक्साइड आ रहे हैं तो ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ये पोटेशियम परमैंगनेट भी याद रख लेना इसमें। तो ये ऑक्सीडाइज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। नेक्स्ट देखना है हैलोजन कैटेगरी। अब हैलोजन तो सभी को पता है, हैलोजन ग्रुप होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन करके उसमें सभी आते हैं। तो यहाँ पे हमें तो दो ही देखने हैं, आयोडीन और क्लोरीन। तो आयोडीन में और एक देखना है आयोडोफोर करके, तो ये हैलोजन में ही आता है आयोडोफोर।
और क्लोरोफोर्स। तो ये आयोडोफोर्स कैसे काम करता है, ये धीरे धीरे रिलीज करता है आयोडीन को, और इस तरह से ये आयोडीन रिलीज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खात्मा कर देगा। और क्लोरोफोर्स क्या रिलीज करता है, देखो आयोडोफोर्स आयोडीन रिलीज करेगा, तो क्लोरोफोर क्लोरीन नहीं रिलीज करता, ये हाइपोक्लोरस एसिड को रिलीज करेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी समझ लेना, ये हाइपोक्लोरस एसिड को रिलीज करेगा, ये आयोडीन को रिलीज करेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है बाइग्वेनाइड। देखो ये भी पूछ लेते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट इन द बाइग्वेनाइड कैटेगरी। तो इसका एग्जाम्पल होगा क्लोरहेक्सिडीन। इस एग्जाम्पल को याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, क्लोरहेक्सिडीन को अच्छे से याद रख लेना, बाइग्वेनाइड क्लोरहेक्सिडीन करके। तो इसे कुछ भी करके आप लिंक बना लो और इसे याद रख लेना। नेक्स्ट देखना है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। देखो क्वाटरनरी अमोनियम है ना, तो सारे नाइट्रोजन के ऊपर जो भी हाइड्रोजन होते हैं वो तो है, उसके ऊपर जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी अटैच कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। क्वाटरनरी अमोनियम जो भी कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें एक नाम फेमस होता है नियम करके। जहाँ भी नियम आए ना तो उसको क्वाटरनरी बोल दो आप। जैसे देखो सेटिल पायरिडीनियम क्लोराइड, बेंजाल्कोनियम क्लोराइड और डिक्वालिनियम क्लोराइड। देखो ये नियम नियम आ रहे हैं ना, तो आप इजीली क्लिक कर सकते हो कि ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स है। और ये देखना, ये जो बेंजाल्कोनियम क्लोराइड है इसको जैपिरान करके बुलाते हैं, जैपिरान बोलते हैं इसको। तो बोलना है बी, ये अल्कोनियम का ए और ये सी, तो बी ए सी से क्या हो गया बैक, और ये जेपिरान को जेब्रा बोल दो, बैक ऑफ जेब्रा, बैक ऑफ जेब्रा बेंजाल्कोनियम क्लोराइड जेफिरान। और इसमें ये ड्रग को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अभी ईएसआईसी में शायद पूछा था, ये सेट्रीमाइड है ना, क्या होता है ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में आता है सेट्रीमाइड, और क्लोरहेक्सिडीन जो आता है वो बाइग्वेनाइड में आता है। बस ये दोनों को आपने याद रख लेना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है सैवलॉन। देखो सैवलॉन के कंस्टिट्यूएंट भी पूछ लेंगे कि सैवलॉन में क्या होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि सैवलॉन में क्या होता है। देखो ये सेट्रीमाइड भी होता है जो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होता है ना। देखो इस पे सेट्रीमाइड जब भी लिखोगे ना पॉजिटिव चार्ज दे देना, आप समझ जाओगे ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है। तो सेट्रीमाइड भी होता है और ये क्लोरहेक्सिडीन भी होता है, ये बाइग्वेनाइड होता है और ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होता है। और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसी का ही होता है, इसका कंसंट्रेशन कम होता है, पर दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं सैवलॉन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है अल्डेहाइड। अल्डेहाइड तो आपको तो ये नाम में से ही दिख जाएगा ना, फॉर्माल्डेहाइड और ग्लूटेराल्डेहाइड। देखो जो भी जब भी ऑपरेशन करना होता है, ऑपरेशन थिएटर का जो भी फ्यूमिगेशन करते हैं, ठीक है, उसको निर्जंतुकीकरण किया जाता है उसका, तो ये अल्डेहाइड यूज़ किया जाता है। फॉर्माल्डेहाइड फॉर्मेलिन होता है ना, वो यूज़ करके उसको थोड़ा ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है थिएटर को, फ्यूमिगेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। नेक्स्ट है एसिड्स। तो एसिड्स में कौन से आएंगे डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक, तो बोरिक एसिड आएगा। ठीक है, ये कैरम पाउडर होता है ना, बोरिक एसिड और एसिटिक एसिड का इस्तेमाल होता है। तो ये तो नाम से ही आपको पता चल जाएंगे कि ये एसिड्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है सोप्स करके। ठीक है, जो भी साबुन होता है ना, सोप बार, वो किस चीज़ के बने होते हैं, सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। या तो सोडियम का बना होगा या तो पोटेशियम का बना होगा। ठीक है, ये सारे सोप होते हैं, इनका इस्तेमाल भी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में होता है। नेक्स्ट है मेटेलिक साल्ट। देखो मेटेलिक साल्ट नाम में है ना, मेटल चाहिए, मेटल चाहिए तो ही ये बनेगा। देखो अमोनिएटेड मर्क्यूरी,
आ गया मेटल। फिनिल मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ये रहा मेटल। सिल्वर नाइट्रेट, ये रहा मेटल। सिल्वर सल्फर डायाजीन, ये सिल्वर, ये बर्न के केस में क्रीम यूज करते हैं, ठीक है, बर्न में यूज करना है इसको। सिल्वर सल्फर डायाजीन। माइल्ड सिल्वर प्रोटीन, ये देखो सिल्वर होता है। जिंक सल्फेट, यहाँ पे सिल्वर, ये जिंक आएगा। कैलामाइन, देखो कैलामाइन के बारे में आपको पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलामाइन, तो वो होता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, इसको याद रख लेना, जिंक ऑक्साइड, ये मेटेलिक साल्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखना है अभी डाइज करके, तो देखो जेंटियन वायलेट है, इसको ही क्रिस्टल वायलेट भी बोलते हैं, इसको क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट। नेक्स्ट होता है ब्रिलियंट ग्रीन करके डाई होता है। एक्रीफ्लेविन और प्रोफ्लेविन होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ना वो रोजानिलिन डाई होते हैं, रोसानिलिन एनिलिन डाई होते हैं, ठीक है, रोसानिलिन डाई होते हैं ये दोनों। और ये तो नाम से होगा, ये एक्रीडिन हो गए, एक्रीडिन डाई होते हैं ये, ठीक है, एक्रीडिन डाइज, और ये रोसानिलिन डाइज होते हैं दोनों। और देखो इसमें आपको ये याद रखो, ये देखो फ्लेवर होता है ना, फ्लेविन, फ्लेवर, फ्लेवर क्या होता है, डाई होता है एक प्रकार का, तो इसको याद रख लेना, ये जो भी एक्रीफ्लेविन है और प्रोफ्लेविन है ये डाइज के अंदर आते हैं। और इसमें एक ट्रिपल डाई नाम का कंसेप्ट हो, तो ट्रिपल डाई को समझ लेना, उसमें होता है ये जेंटियन वायलेट होता है, ब्रिलियंट ग्रीन होता है, और ये एक्रीफ्लेविन होता है, इनसे मिलके होता है ये ट्रिपल डाई होता है, इसको ट्रिपल डाई बोलना है आपको, ठीक है। इसमें प्रोफ्लेविन नहीं होता, ट्रिपल डाई में ये तीनों होते हैं। बस इस पर भी अगर क्वेश्चन बन जाए तो आपको याद आना चाहिए। आगे देखते हैं फुरान डेरिवेटिव, तो फुरान देखो, ये फुरान तो नाम में आ रहा है, फुरान नाइट्रोफुराजोन करके ये फुरान डेरिवेटिव में आएगा, नाइट्रोफुराजोन एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट देखना है अभी, देखो यहाँ पे एक सवाल अच्छा बन सकता है, इस सवाल को देख लेना। देखो क्या बोलता है, पोटेंसी ऑफ जर्मिसाइड, पोटेंसी ऑफ जर्मिसाइड इज जनरली एक्सप्रेस बाय इट्स, तो जो भी जर्मिसिडल एक्शन है उसकी पोटेंशियल कितनी है, ये कैसे एक्सप्रेस होती है, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए या तो आप फिनॉल कोएफिशिएंट और रेडियल वॉकर कोएफिशिएंट को इस्तेमाल करना होगा, तो भी आप उसकी पोटेंसी ऑफ जर्मिसाइड को देख सकते हो या फिर जान सकते हो। तो फिनॉल कोएफिशिएंट निकालो या तो फिर रेडियल वॉकर कोएफिशिएंट को निकालो, ये जो वॉकर को आप जॉनी वॉकर भी बोल सकते हो, ठीक है, तो जॉनी वॉकर से आप जर्म्स को मार सकते हो, ऐसा याद रखना है, जॉनी वॉकर जर्म को मारते फिरता है। तो ये फिनॉल कोएफिशिएंट और रेडियल वॉकर कोएफिशिएंट जर्मिसिडल पोटेंसी के लिए। तो देखो ये निकालते कैसे, आपका जो भी एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट होगा उसकी जो भी जर्मिसिडल पोटेंसी होगी वो कैसे चेक करना है, देखो ये बी टाइफोसा करके जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, तो इनका कल्चर दिन के 24 आवर्स के लिए डेवलप किया जाता है, एक दिन के लिए डेवलप किया जाएगा, और ये कल्चर में आपका जो भी एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट है उसमें डाला जाएगा, और 7.5 मिनट में के लिए उसकी एक्शन देखी जाएंगी, और टेम्परेचर होगा 37.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये देखो 7.5 और ये 7.37, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जितना भी इस पर असर होगा जर्मिसिडल का उसको डिवाइड बाय करना है फिनॉल का, ठीक है, फिनॉल के इस्तेमाल से कितना होगा वो देखना है, और न्यूमरेटर में देखना है कि जो भी आपका टेस्ट सॉल्यूशन है उसका क्या असर होता है, और उसका जो भी रेशियो आएगा वो आपको पोटेंशियल ऑफ जर्मिसिडल एक्शन बता देगा। तो बस इस पर अगर क्वेश्चन बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, इस ऑर्गेनिज्म को याद रख लो, ये कंडीशन को याद रख लो, और ये कोएफिशिएंट कौन सा होता है उसको याद रखो, जॉनी वॉकर बोल दो, जॉनी वॉकर फिनॉल पीता है करके याद रखना, जॉनी वॉकर फिनॉल पीता है और अपने अंदर के जर्म्स को मार देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी, आशा करते हैं आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, नहीं हो रहा होगा तो एक बार और इसे रिवाइज करना और आपके हाथ से नोट्स बनाना,
तो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखना है आयोडोफोर्स। तो ये जो आयोडोफोर्स हमने देखे थे ना अभी हेलोजेंस के अंदर, तो हेलोजन में जो आयोडोफोर्स आते हैं वो धीरे धीरे आयोडीन को रिलीज करते हैं। और उसमें एक एग्जांपल है पोइडोन आयोडीन करके, आपको पूछा जाएगा। तो ये पोइडोन आयोडीन होता क्या है, तो इसको लिखना है पॉलीविनिल पायरोलिडोन करके, पीवीपी। ठीक है, पीवीपी को बोलते हैं पोइडोन आयोडीन, पॉलीविनिल पायरोलिडोन। तो इसको आपने भूलना नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये तो बाद में देखते हैं। देखो ये क्लोरोफोर्स का ही एग्जांपल है। पहले क्लोरोफोर्स देखो, क्लोरोफोर्स ये धीरे धीरे क्या रिलीज करता है, हाइपोक्लोरस एसिड को रिलीज करता है। HOCl जो होता है ना, हाइपोक्लोरस एसिड को धीरे धीरे रिलीज करेगा। तो इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, एक तो होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये केमिस्ट्री के अंदर सवाल बन सकता है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो ये क्लोरीनेटेड लाइम होता है। तो आप बोलोगे लाइम क्या होगा, ये लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसका अगर क्लोरीनेटेड फॉर्म बनाओगे ना तो ये बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर आपके लिए। ठीक है, तो क्लोरीनेटेड लाइम को बोलना है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट ये तो हुआ क्लोरोफोर का एग्जाम्पल ही हुआ ये भी, और ये नीचे वाले भी क्लोरोफोर के ही एग्जाम्पल है, वो भी देख लो। देखो सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आएगा इसमें, क्लोरोफोर्स में। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बहुत इस्तेमाल होता है अस्पताल में। ठीक है, तो शायद इस पे क्वेश्चन बन जाए। जैसे खून की बूंद भी गिरेगी तो उसे उठाओगे कैसे, अगर देखो अस्पताल में ऐसा खून की बूंद गिरती है ना, तो इसे सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1% सोल्यूशन बनाना पड़ता है। और इसको ऐसा साइड से ऐसा रोल आउट कर करके इसको ऐसा उठाना होता है आखिरी में। तो इस ब्लड को बूंद की उठाने का ये तरीका होता है। ठीक है, तो इसे याद रख लेना ये सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को। नेक्स्ट है डाइकिन सॉल्यूशन, ये भी क्लोरोफोर्स के अंदर आएगा। यूसॉल भी आएगा इसके अंदर। क्लोरामाइन टी, ठीक है, इसको भी याद रख लो। और हैलाजोन, तो इसके एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता दूं तो देखो ये डाइकिन सॉल्यूशन क्या होता है। देखो तो ये जो है ना, ये बोरिक एसिड के साथ का सॉल्यूशन होता है। ये बोरिक एसिड का सॉल्यूशन होता है, प्लस इसमें और डालना होता है ये सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन और बोरिक एसिड दोनों मिलके बनता है डाइकिन सॉल्यूशन। तो याद कैसे रखोगे, देखो कोई डाकिया है ना, डाकिया जो डाक लाता है, वो डाकिया ने क्या किया, बोरी भर ली। बोरी, उसकी जो भी डाक की बोरी थी ना, वो बोरी भर ली किससे, सोडियम हाइपोक्लोराइड से भर ली। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड से उसने अपनी बोरी भर ली। और ये जो यूसाल होता है इसको भी याद रख लो, इसके में भी बोरिक एसिड होता है, प्लस इसके साथ में ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो देखो इसमें यू आता है ना, यू यानी कि आप क्या करोगे, आपके चेहरे की ब्लीचिंग करवाओगे अच्छे दिखने के लिए। ठीक है, तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, आपने ब्लीचिंग के लिए आपने बोरी भर के लेके जा रहे हो घर पे। ठीक है, यू यू मतलब आप ब्लीचिंग पाउडर को बोरी भर कर ले जा रहे हो। और डाकिया क्या कर रहा है, सोडियम हाइपोक्लोराइड को बोरी भर के लेके जा रहा है। ठीक है, फिर ये क्लोरामाइन टी, ये क्या होता है, टॉसिलेटेड क्लोरामाइन बोलते हैं इसको, टॉसिलेटेड क्लोरामाइन। ये भी क्लोरोफोर्स है, हैलोजन के अंदर आता है, डिसइंफेक्टेंट करके इस्तेमाल होता है। हैलाजोन, देखो ये जो है ना, ये भी एक प्रकार का क्लोरामाइन ही होता है। और ये सैनिटाइजर करके यूज होता है, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर होते हैं ना, वो हाथ वगैरह वॉश वॉश करते हैं, इससे वैनिशिंग होता है ये। तो ऐसे करके ये हलाजोन, देखो हाथ धोने, ऐसा बोलिए हलाजोन को, हाथ धोने, हाथ धोने से ऐसा प्रोनाउंस करिए इसको, हलाजोन, हाथ धोना, सैनिटाइजर। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये सारे क्लोरोफोर्स हो गए। नेक्स्ट एक थोड़ा देखते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आयोडीन। तो आयोडीन के अंदर अलग अलग प्रिपरेशंस होते हैं, जैसे टिंचर आयोडीन हो गया। ठीक है, टिंचर आयोडीन होता है, मैंडल्स पेंट होता है, और आयोडेक्स होता है। तो टिंचर आयोडीन मतलब क्या, हमें जब भी अब्रेजन वगैरह होता है, ठीक है, अब्रेजन खरोच वगैरह आती है तो हम उस पर आयोडीन डालते हैं ना,
तो वो होता है 2% आयोडीन सोल्यूशन होता है एब्रेजन के ऊपर। नेक्स्ट देखो मैंडल्स पेंट है, ये यूज होता है सोर थ्रोट के लिए, ठीक है, और इसमें होता है 1.25% ऑफ आयोडीन होता है, ठीक है। आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडीन का इस्तेमाल करके इसको डिजोल्व किया जाता है, तो ये 1.25% होता है। तो याद कैसे रखोगे, मेंडल्स का सोर में थ्रोट हो रहा है, ठीक है, उसको सोर थ्रोट का बीमारी हो गया है मेंडल्स को, तो वो ये जो मेंडल्स पेंट है वो लगाएगा। और आयोडेक्स तो आपको पता है, तो इसमें होता है 4% होता है आयोडीन, और ये काउंटर इरिटेंट करके यूज होता है, ठीक है। जब भी हमारी मसल पेन करती है तो हम ये लगाते हैं ना आयोडेक्स पे, तो वो काउंटर इरिटेंट का काम करता है, उसमें 4% होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 5% यूज़ कर सकते हैं आयोडीन को, तो इसलिए इनके कॉन्सेंट्रेशन को भी देख लो, 5% के नीचे ही है। तो इस पर भी अगर सवाल बनेगा तो याद रख लेना ये मेंडल्स पेंट को, और ये आयोडेक्स में कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है वो भी, और इनके यूजेस को भी याद रख लेना है। चलिए आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे है इक्टोपैरासिटिसाइड को डिस्कस करना है, ठीक है। इक्टोपैरासिटिसाइड, देखो इसके नाम में ही है दोस्तों इसका मतलब, ये देखो यहाँ पे पैरासाइट्स है और ये साइड्स है, तो साइड्स यानी क्या, किल, मार देना, किसको, पैरासाइट को, तो किल द पैरासाइट इसका मीनिंग हो जाएगा इक्टोपैरासाइट। पैरासिटिसाइड क्या करते हैं, ये पैरासाइट को मार देंगे, किल कर देंगे। तो कौन से पैरासाइट, तो देखो यहाँ पे दो टाइप्स की पैरासाइट है, एक लाइस करके और एक माइट्स करके। लाइस जो होते हैं वो पेडिकुलासिस को लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और माइट्स जो होते हैं वो स्कैबीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो स्कैबीज किसके साथ होता है, स्कारकोप्टेक्स अकैरस स्कैबी करके, और उसको अरेक्निड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये टाइप के जो भी डिसीज है पेडिकुलासिस और स्कैबीज, तो इनके रोकने के लिए इक्टोपैरासिटिसाइड्स होते हैं, और इसके एग्जाम्पल भी देख लो। इक्टोपैरासिटिसाइड्स, इक्टोपैरासिटिसाइड्स में क्या आएगा, परमिथ्रिन, लिंडेन, लिंडेन को बोलना है गैमा बेंजीन हेक्सोक्लोराइड, ठीक है, बेंजीन हेक्सोक्लोराइड, BHC बोलते हैं इसको, लिंडेन को, ये याद रख लेना है। नेक्स्ट है बीबी लोशन, बेंजिल बेंजोएट वाला, बेंजिल बेंजोएट बीबी लोशन करके आता है ना मार्केट में, तो बेंजिल बेंजोएट होता है। फिर क्रोटामिटॉन होता है, तो इससे इरिटेशन थोड़ा कम होता है दोस्तों, ठीक है, ये क्रोटामिटॉन, तो इससे थोड़ा इरिटेशन कम होगा, तो ये चिल्ड्रन के लिए ज़्यादातर के प्रेफर किए जाते हैं, फॉर चिल्ड्रन इरिटेशन। जो भी स्कैबीज होता है ना, खाज खुजली वगैरह होता है, तो उसमें क्रोटामिटॉन, सी से याद रखना है, सी रोता, चिल्ड्रन रोता, तो चिल्ड्रन में इस्तेमाल करना है ये क्रोटामिटॉन, ठीक है। फिर आएगा सल्फर भी यूज़ करते हैं ये, और डाइकोफेन, DDT करके ये लगाते हैं ना मलेरिया में, वो नेट के लिए लगाते हैं ये डाइकोफेन, तो इसका भी इस्तेमाल वो होता है इसमें इक्टोपैरासिटिसाइड्स करके, जो भी स्कैबीज है या फिर पेडिकुलोसिस है उसके लिए। और ये इवरमेक्टिन को याद रख लेना, ये यही एक सिंगल ड्रग है जो ओरली लिया जाता है। ये जो भी पेडिकुलोसिस और स्कैबीज के केस में इवरमेक्टिन एक ऐसा ड्रग है जो ओरली लिया जा सकता है। इतने सारे ड्रग है वो टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं, सिर्फ यही ड्रग है जो ओरली लिया जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर से लिया जाता है। तो इसको अच्छे से याद रख लेना, एक एंटी एंथेलमेंटिक भी ड्रग है। इस एंथेलमेंटिक का जो है ये एंथेलमेंटिक, इसको भी हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे, तो एंथेलमेंटिक ड्रग्स में इसका फिर से जिक्र होगा। तब तक के लिए आप इन नामों को याद रख लीजिएगा। ये इक्टोपैरासिटिसाइड्स है ना, इसको खाज खुजली से नाम से याद रख लेना। परमिथ्रिन, लिंडेन को बोलना है BHC, फिर बेंजिल बेंजोएट को बीबी लोशन से याद रखो, क्रोटामिटान को सी रोता बच्चा है, ये चिल्ड्रन में इस्तेमाल करना है क्योंकि इरिटेशन कम होता है। सल्फर डाइकोफेन को DDT बोलते हैं, और फिर इवरमेक्टिन जो ओरली ले सकते हैं, वो ऐसा एक ही ओनली ड्रग है इवरमेक्टिन, और ये एंथेलमेंटिक कैटेगरी का है, यहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये सारे के सारे है ना दोनों में भी यूज होते हैं, जैसे पेडिकुलोसिस में भी होगा और स्कैबीज में भी होगा, ठीक है दोस्तों।
तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, पर इस पर कमेंट ज़रूर लिखना दोस्तों। मैं हर एक कमेंट को अच्छे से पढ़ता हूँ और मुझे उसमें आप लिखिएगा कि कौन से टॉपिक को कवर भी करना है, वो भी बताते जाइएगा। मैं उसके हिसाब से एक एक टॉपिक का सिलेक्शन करता रहता हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।